बंगाल की राजनीति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। यहाँ हर चुनाव एक कहानी होती है, हर रैली एक संदेश होता है और हर मुद्दा एक बड़ा नैरेटिव बन जाता है। এই নদিয়া জেলাকে আমি প্রণাম জানাই। এই মাটিতে চৈতন্য দেবের পদার্পণ ঘটেছিল। इस बार भी कहानी वैसी ही है, लेकिन किरदारों के बीच टकराव थोड़ा तीखा है। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल है भरोसे का, पहचान का और उस वोटर लिस्ट का जो अचानक चुनावी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। आज बात बंगाल चुनाव की, जहां से 8 अप्रैल की सुबह एक तस्वीर सामने आई। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। समय करीब सुबह 10:25 का था और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अपने घर हरीश चटर्जी स्ट्रीट से निकली। लेकिन यह सिर्फ एक नामांकन भरने का सफर नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था। ममता बनर्जी पैदल चल रही थी, उनके साथ समर्थकों का हुजूम था और पूरे रास्ते नारे गूंज रहे थे। नारा क्या था? जोतोई कोरो हमला, आबार जीतबे बांग्ला। यानी चाहे जितना हमला करो फिर भी जीतेगा बांग्ला, यानी कि वही बंगाली अस्मिता वाली लाइन। यह नारा सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं थी, यह एक संदेश था कि चुनाव की लड़ाई इस बार सीधी नहीं होने वाली। करीब 1 किलोमीटर का यह रोड शो गोपाल नगर सर्वे बिल्डिंग तक गया और रास्ते भर ममता बनर्जी समर्थकों से घिरती चली गई। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। नामांकन से पहले ही ममता बनर्जी मीडिया से बात करती हैं और एक बड़ा आरोप लगाती हैं। कहती हैं कि राज्य के करीब 90 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। प्रतिशत में देखें तो करीब 11.9%। और सिर्फ यही नहीं, वह कहती हैं कि अकेले भवानीपुर सीट से 51,000 वोट कट सकते हैं। यहीं से एक नया शब्द आता है, SIR। अब तक बंगाल चुनाव में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे छाए रहते थे, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। ममता बनर्जी कहती हैं कि वह इसे अदालत में चुनौती देंगी। ममता के इस आरोप का जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य कहते हैं यह आरोप पूरी तरह सही नहीं है। उनके मुताबिक वोटर लिस्ट में सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं नाम कटे हैं, बल्कि राजवंशी, मतुआ और दूसरे समुदायों के भी नाम हटे हैं। और वो जो लोग हैं जो मर गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम हटाना तो प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी एक ही मुद्दे पर दो बिल्कुल कहानी अलग है। एक कह रहा है लोकतंत्र से छेड़छाड़ हो रही है, दूसरा कह रहा है कि प्रक्रिया सामान्य है। अब जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि SIR ने ममता बनर्जी की राह थोड़ी मुश्किल जरूर की है। करीब 50 सीटों पर मुकाबला और कड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी जीत असंभव हो गई है। बंगाल की राजनीति में जाति और धर्म का समीकरण हमेशा से अहम रहा है। राज्य में 49 सीट ऐसी हैं जहां 90% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं। साल 2021 में इनमें से तृणमूल कांग्रेस जो है 29 सीट पर जीती थी और भाजपा 20 सीट जीती थी। दूसरी तरफ 146 सीट ऐसी है जहां 25% या उससे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यहां तृणमूल ने 121 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब सवाल यह है कि अगर वोटर लिस्ट को लेकर विवाद बढ़ता है तो इसका असर किस पर ज्यादा होगा। इस पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा का मानना है कि इसका सीधा असर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है और यह वोट और ज्यादा मजबूती से ममता बनर्जी के पक्ष में जा सकता है। ग्रामीण और शहरी समीकरण भी यहां अहम है। राज्य की करीब 163 सीटें ग्रामीण इलाकों से आती है। इन सीटों पर तृणमूल का दबदबा रहा है। पिछले चुनाव में इन इलाकों में तृणमूल को 126 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 36। अब बात करते हैं कांग्रेस और वामपंथ की। एक समय था जब बंगाल की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। इस बार कांग्रेस शायद सिर्फ 2 सीटों पर ही मजबूत दिख रही है, मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट और मालदा की मालतीपुर सीट। बाकी जगहों पर उनकी भूमिका सीमित हो सकती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि भाजपा की
एंट्री कैसे हुई। साल 2016 में भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और वोट शेयर करीब 10% था, लेकिन 2021 आते आते यह आंकड़ा बदल जाता है। भाजपा को 77 सीटें मिलती हैं और वोट शेयर बढ़कर 38% हो जाता है, यानी सिर्फ 5 साल में भाजपा ने अपनी मौजूदगी को कई गुना बढ़ा लिया। वहीं दूसरी तरफ वामपंथ और कांग्रेस का वोट शेयर गिरता चला गया। 2016 में जहां इन्हें 76 सीटें और 32% वोट मिले थे, वहीं 2021 में यह 0 सीट और 9% वोट पर सिमट गए। अब आते हैं एंटी इनकम्बेंसी पर। देखिए, शहरी इलाकों में ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ नजर आती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तस्वीर अलग है। यहां ममता सरकार की योजनाओं का असर दिखता है। उदाहरण के लिए लक्ष्मी भंडार योजना, इसके तहत करीब 2 करोड़ 21 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके अलावा दुआरे सरकार मॉडल ने भी लोगों को सीधे सरकार से जोड़ा है, यानी शहर और गांव का मूड अलग अलग है और यही बंगाल चुनाव को दिलचस्प बनाता है। ये तो हो गई बात समीकरण की। अभी उस आरोप की कर लेते हैं जो एक और आरोप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग भाजपा की तरह काम कर रहा है। उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे हर सीट पर आयोग ही भाजपा का उम्मीदवार बन गया है। यह आरोप गंभीर है क्योंककि यह सीधे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि उन्होंने राज्य के 85,000 बूथों में से 65,000 से ज्यादा पर अपने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी है और यह उनके संगठन की मजबूती को दिखाता है। भाजपा के एक नेता यह भी कहते हैं कि 2021 के बाद से उनके 321 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और अगर चुनाव भय मुक्त हुआ तो उनकी जीत तय है। अब इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह नैरेटिव की लड़ाई है। एक तरफ ममता बनर्जी जो खुद को बंगाल की पहचान अधिकार की आवाज के रूप में पेश कर रही हैं, दूसरी तरफ भाजपा है जो संगठित और बढ़ते वोट शेयर के दम पर सत्ता की ओर बढ़ना चाहती है। बीच में वोटर लिस्ट का विवाद है जो इस चुनाव को और जटिल बना रहा है। तो सवाल यही है कि क्या एसआईआर का मुद्दा चुनाव को गेम चेंजर बना पाएगा? क्या ग्रामीण इलाकों में योजनाओं का असर शहरी नाराजगी को बैलेंस कर पाएगा? और क्या भाजपा अपनी बढ़त को जीत में बदल पाएगी? बंगाल की राजनीति में जवाब कभी सीधे नहीं मिलते, लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबला कड़ा है और कहानी अभी पूरी तरह से बाकी है।